क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आज से 4000 साल पहले एक ऐसा शहर का वजूद था जहां 90 डिग्री के एंगल पर बनी ग्रिड वाली सड़कें थीं, घरों में फ्लशिंग टॉयलेट थे और ढकी हुई सीवर लाइनें थीं। और सोचिए, क्या हो अगर एक दिन ये पूरी की पूरी एडवांस व्यवस्था अचानक रेत में मिल जाए। सिंधु घाटी की ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व में एक जीवंत हकीकत थी। उस दौर में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से कबीलों में बटे थे, यहाँ लगभग 10 लाख लोग 80,000 से अधिक बस्तियों में एक व्यवस्थित शहरी जीवन जी रहे थे। उसी समय की प्राचीन मिस्र की सभ्यता में सत्ता पूरी तरह से एक शासक यानी फराव के हाथों में केंद्रित थी। वहाँ एक सख्त नौकरशाही थी और शाही फरमान ही कानून हुआ करता था। मेसोपोटामिया में भी राजाओं का दबदबा था, जहाँ शासक अपनी ताकत और सत्ता की नुमाइश के लिए विशाल स्मारक और भव्य महल बनवा रहे थे। लेकिन सिंधु घाटी की इन हजारों बस्तियों की खुदाई में आज तक किसी राजा का कोई महल नहीं मिला। पुरातत्वविदों को ना तो यहाँ कोई शाही मकबरा मिला और ना ही युद्ध के हथियारों का कोई बड़ा जखीरा। प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना किसी क्रूर शासक और सैन्य ताकत के इतनी विशाल और आधुनिक सभ्यता कैसे फली फूली, और फिर ये अचानक दुनिया के नक्शे से कैसे मिट गई। डॉक्टर रमेश के शोध के अनुसार सिंधु घाटी के लोगों ने निर्माण में एक गजब की एकरूपता हासिल की थी। आप भारत में खुदाई करें या पाकिस्तान में, 80,000 से ज्यादा बस्तियों में घर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई ईंटों का साइज और अनुपात बिल्कुल एक समान था। इन शहरों को एक सोची समझी योजना के तहत बसाया गया था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण यानी 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। ईंटों से बना ये रास्ता दरअसल गंदे पानी की निकासी का एक एडवांस नेटवर्क है। हर गली में ढकी हुई नालियां थीं जो मुख्य सीवर लाइन से जुड़ती थीं, ताकि शहर में गंदगी और बीमारियां ना फैलें। लगभग हर घर में अपना एक कुआं और पक्का स्नानागार यानी बाथरूम मौजूद था। ये बुनियादी ढांचा बताता है कि उनके लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पूरे समाज की प्राथमिकता थी। ये शहरी डिजाइन व्यापार को भी बढ़ावा देता था। इन चौड़ी और व्यवस्थित सड़कों ने ट्रांसपोर्ट को इतना आसान बना दिया था कि वे मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के इलाकों के साथ लकड़ी, सोने और कपास का बड़े पैमाने पर लेन देन कर पाते थे। जहां दुनिया की दूसरी सभ्यताएं अपनी ऊर्जा भव्य पिरामिडों में लगा रही थीं, वहीं सिंधु घाटी के लोगों ने अपना फोकस जनस्वास्थ्य और नागरिक बुनियादी ढांचे पर रखा। किसी राजा के बिना इन हाईटेक शहरों का निर्माण और मैनेजमेंट आखिर कर कौन रहा था? ईंटों से बने इन विशाल सामूहिक ढांचों के अवशेष बताते हैं कि यहाँ शासन की कमान किसी एक तानाशाह के हाथ में नहीं थी। ये एक नागरिक सरकार या म्युनिसिपल अथॉरिटी थी जो शहरों की सुविधाओं की देखभाल और निर्माण के लिए जिम्मेदार थी। इस सामूहिक व्यवस्था का असर समाज पर भी दिखता है। हालांकि अलग अलग घरों के आकार में थोड़ा बहुत अंतर जरूर था, लेकिन सिंधु घाटी में अमीरी और गरीबी के बीच वो गहरी खाई नहीं थी जो मिस्र या मेसोपोटामिया की पहचान थी। मानव कंकालों की जांच में हिंसा या किसी बड़े युद्ध के सबूत बहुत कम मिले हैं। उनकी टेराकोटा कलाकृतियां भी इसी शांतिपूर्ण समाज की गवाह हैं, जहां फोकस युद्ध या शक्ति प्रदर्शन के बजाय दैनिक जीवन और संस्कृति पर था। मिट्टी की ईंटों के इस्तेमाल और उनकी लिपि को न पढ़ पाने की वजह से ये समाज आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। उन्होंने पत्थरों के बड़े स्मारक नहीं छोड़े, जिसकी वजह से उनके बारे में जानना कठिन है। उन्होंने बिना किसी तानाशाही के एक परिपक्व और सामूहिक समाज का निर्माण कर लिया था। ये हकीकत उनके अंत को और भी गंभीर बना देती है कि आखिर इतनी उन्नत व्यवस्था मिट्टी में कैसी मिल गई। 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये उन्नत शहर खाली होने लगे। लोग अपने घर छोड़कर जाने लगे। इस विनाश के पीछे बाहरी हमलावर नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन था। मानसून के पैटर्न में आए बदलावों ने इस सभ्यता की जड़ें हिला दी थीं। बारिश कम होने से कृषि और व्यापार का वो पूरा तंत्र नष्ट हो गया जिसके दम पर ये शहर फल फूल रहे थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले साक्ष्य बताते हैं कि अपने अंतिम दिनों में यहाँ के लोग लगातार आती बाढ़ और प्रकृति के बदलते मिजाज से बचने की आखिरी जद्दोजहद कर रहे थे। जिस सिंधु नदी घाटी ने उन्हें समृद्धि दी थी, उसी प्रकृति के मिजाज ने उनके अस्तित्व को मिटा दिया। वे पूरी तरह से अपने जल संसाधनों और मौसम पर निर्भर थे। डॉक्टर रमेश के अनुसार हिमालय के इन ग्लेशियरों का आज तेजी से पिघलना हमें उसी पर्यावरणीय संकट के मुहाने पर खड़ा कर सकता है जिसने 4000 साल पहले इस पूरी सभ्यता को ध्वस्त कर दिया था। सिंधु सभ्यता के लोगों के पास ये तकनीकी क्षमता नहीं थी कि वे समझ सकें कि उनके मौसम के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज हमारे पास ये डेटा और तकनीक मौजूद है। सिंधु घाटी का पतन हमें याद दिलाता है कि कोई समाज कितना भी आधुनिक और सामूहिक क्यों ना हो, अगर वो प्रकृति के बदलावों के सामने सही और समय पर कदम नहीं उठा